यस बच्चों, नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं फिर से आज आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। हम रिवाइज कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर, जिसमें अभी तक हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 से लेकर कॉन्सेप्ट नंबर 4 तक रिवाइज कर लिया है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हमने देखा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हमने रिवाइज किया अर्ली सेटलमेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। देन कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल एसेट विच आर मेजर्ड एट एमोटाइज कॉस्ट। देन वी हैव डिस्कस कॉन्सेप्ट नंबर 4, वहां पर हमने रिवाइज किया about the modification in contractual cash inflow of financial asset which are measured at amortized cost। आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 5 और डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी के ऊपर। नाउ फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्लासिफाई किया गया दो कैटेगरी में फॉर मेजरमेंट पर्पस। वन इज फाइनेंशियल लायबिलिटी मेजर्ड एट एफबीटीपीएल, सेकेंड इज फाइनेंशियल लायबिलिटी विच आर मेजर्ड एट amortized cost। नाउ फाइनेंशियल लायबिलिटी इफ दे आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, मीन्स फाइनेंशियल लायबिलिटी अगर हेल्ड किया गया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव लायबिलिटी, देन इन दैट केस उसको मेजर करते हैं एट एफबीटीपीएल। और अगर आपने उसको मेजर किया है एट एफबीटीपीएल, देन उसका इनिशियल रिकॉग्निशन आप करोगे एट फेयर वैल्यू में। इनिशियल रिकॉग्निशन करते समय अगर कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे किया गया है तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को तुरंत चार्ज कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी करोगे एट फेयर वैल्यू में, एंड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करते समय जो भी गेन और लॉस है उसको आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, इसलिए उसका नाम है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। करेक्ट। इसके अलावा जो भी लायबिलिटी होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो होता है उसे आप मेजर करोगे एट एमोटाइज कॉस्ट। तो अगर कोई क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा फाइनेंशियल लायबिलिटी को मेजर करोगे एट एमोटाइज कॉस्ट। और एग्जाम में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो फाइनेंशियल लायबिलिटी एट एमोटाइज कॉस्ट के ऊपर ही आएगा। तो लेट अस स्टार्ट आवर कॉन्सेप्ट नंबर 5 विच इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल लायबिलिटी एट एमोटाइज कॉस्ट। चलेगा। तो इसको डिस्कस करने से पहले फिर से एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। वन इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एट मार्केट टर्म्स, सेकेंड इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एट ऑफ मार्केट टर्म्स। जब मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एट मार्केट टर्म्स, इसका मतलब जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट विल बी इक्वल टू कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मींस कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों बराबर होगा। तो क्वेश्चन में अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यही है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एट मार्केट टर्म्स। इन दिस केस द फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी विल बी ऑलवेज इक्वल टू ट्रांजेक्शन प्राइस रिसीव। ध्यान सुनेगा, मैंने बोला ट्रांजेक्शन प्राइस रिसीव, क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी केस में एंटिटी कंसीडरेशन रिसीव करता है। गॉट दिस पॉइंट। तो इसका मतलब व्हेनेवर कॉन्ट्रैक्ट इज एट मार्केट टर्म्स तो आपको फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो ट्रांजेक्शन प्राइस आपने रिसीव किया है वही उसका फेयर वैल्यू होगा। सेकेंड, अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ मार्केट टर्म्स, इन दिस केस कैन आई से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट और कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों बराबर, दोनों अलग अलग होगा। मींस कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट बी इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें इस केस में क्वेश्चन में आपको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग से देगा एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिफरेंट होगा। तो यहां पर आपको फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। गॉट दिस पॉइंट। नाउ जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एट ऑफ मार्केट टर्म्स है, इसका मतलब यही हुआ कि ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो जब भी फाइनेंशियल लायबिलिटी आर एट ऑफ मार्केट टर्म्स, समझ लेना, जब भी फाइनेंशियल लायबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन एट ऑफ मार्केट टर्म्स में, इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ इक्विटी कंपोनेंट भी है। तो अगर कोई इक्विटी कंपोनेंट है एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में लायबिलिटी कंपोनेंट के साथ, इसका मतलब वो क्या हो गया, एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। अगर वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो ये टॉपिक तो हम पहले से कर चुके हैं इन कॉन्सेप्ट नंबर 1, इसलिए मैंने लिखा है इफ इंस्ट्रूमेंट आर एट ऑफ मार्केट टर्म्स देन रिफर कॉन्सेप्ट नंबर 1 विच इज रिलेटेड टू कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मींस अभी हम कॉन्सेप्ट नंबर 5 में जो हम करने वाले हैं दैट इंस्ट्रूमेंट विल बी ऑलवेज एट मार्केट टर्म्स, क्योंकि अगर ये ऑफ मार्केट टर्म्स हुआ तो दैट विल बी इक्वल टू कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इस बात को समझ पा रहे हो। तो जितने भी क्वेश्चन आईसीएस स्टडी मैटर में दिए गए हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी एट एमोटाइज कॉस्ट के ऊपर, वहां पर वो क्वेश्चन में हमेशा फाइनेंशियल लायबिलिटी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एट मार्केट टर्म्स, मींस मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा तो वो ऑफ मार्केट टर्म्स में होगा एंड दैट इज नथिंग बट रिलेटेड टू कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 जो हम पढ़ने वाले वो क्या हुआ, फाइनेंशियल लायबिलिटी मेजर्ड एमोटाइज कॉस्ट।
एंड दैट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एट मार्केट टर्म्स, एट मार्केट टर्म्स। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी एट एमोटाइज कॉस्ट, करेक्ट, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन द क्वेश्चन स्टेप नंबर 1 में। तो स्टेप नंबर 1 हुआ आपका आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो, वो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन आपको कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करना है कि कितना आपको कॉन्ट्रैक्चुअली इंटरेस्ट का पेमेंट करना है और कितना आपको कॉन्ट्रैक्चुअली प्रिंसिपल अमाउंट का रीपे करना है, वो कैलकुलेट करोगे एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन द क्वेश्चन। देन स्टेप नंबर 2 में आपको कैलकुलेट करना है फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। कहने से क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट इज एट मार्केट टर्म, तो फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी इक्वल टू ट्रांजेक्शन प्राइस रिसीव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों बराबर है। तो फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी विल बी इक्वल टू ट्रांजेक्शन प्राइस रिसीव, करेक्ट ना? ये समझ में आ गया। स्टेप नंबर 3 में आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन में आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट दिया रहेगा, क्योंकि अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं दिया तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। तो नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन में आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट देगा। अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट दिया है तो आपका इनिशियल रिकॉग्निशन आप करोगे फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट में। मींस जो इनिशियल रिकॉग्नाइज अमाउंट होगा उस फाइनेंशियल लायबिलिटी का, वो होगा फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे। फेयर वैल्यू मींस जो भी ट्रांजेक्शन प्राइस रिसीव हुआ है उसमें से माइनस कर दीजिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो इनिशियल रिकॉग्निशन में भी डन एट फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो नेट अमाउंट से आप एक जर्नल एंट्री पास करोगे। क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, मीन जितना आपको नेट कंसिडरेशन मिला है बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट फाइनेंशियल लायबिलिटी। गॉट दिस पॉइंट? ये आपका हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में आएंगे, क्योंकि अब आपको कैलकुलेट करना है अमोर्टाइज कॉस्ट, उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, देन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। कैन से दैट विल बी इक्वल टू कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि हम एट मार्केट टर्म्स कर रहे हैं तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं दिया हुआ है तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसलिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जरूर देगा और वहां पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट बी इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं बोल सकता हूं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट बी इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो विल नॉट बी इक्वल टू कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पे आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो क्वेश्चन में देगा, अगर नहीं दिया है तो यूज कीजिए आयरा कॉन्सेप्ट और कैलकुलेट कर लीजिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। करेक्ट, नॉर्मली 99% आपको एग्जाम में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन स्टेप नंबर 5 में कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ सच फाइनेंशियल लायबिलिटी बाय अप्लाइंग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाय अप्लाइंग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक अमोर्टाइज कॉस्ट टेबल बना लीजिए। अब तो ये बड़ा आसान हो गया। तो क्या आपका होगा अमोर्टाइज कॉस्ट टेबल? सबसे पहले लिखिए ईयर, फिर लिखिए ओपनिंग लायबिलिटी, देन कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट एक्सपेंस बाय अप्लाइंग ईआईआर, देन कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो माइनस कर दीजिए और जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो आपका हो गया अमोर्टाइज कॉस्ट। तो इस तरह से एक टेबल बना सकते हो। फिर आप सब्सिक्वेंट जर्नल एंट्री पास करोगे एट ईयर एंड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो पहला जर्नल एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करोगे। तो जर्नल एंट्री होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी। फिर जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो का पेमेंट हुआ उसके लिए एंट्री पास करोगे फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस दोनों जर्नल एंट्री को आप कंपाउंड भी कर सकते हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जो डिफरेंस होगा उसको एडजस्ट कर दोगे फाइनेंशियल लायबिलिटी में। गॉट दिस पॉइंट? हालांकि मुझे लगता है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ऐसी स्टडी मैटर में, एक या दो क्वेश्चन है। हम एक क्वेश्चन लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट? तो उस क्वेश्चन को करते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? कैन वी टेक दैट क्वेश्चन? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 43। ओके, A Limited has made a borrowing from RBC Bank for ₹10,000 at a fixed interest of 12% per annum. तो ये 12% क्या है आपका? कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके सर, एंड 10,000 आपको आपने किसी से लोन लिया है, मीन्स आपको ये अमाउंट मिला है। लोन प्रोसेसिंग फी वे एडिशनली पेड 500, तो ये आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो गया। एंड लोन इज पेएबल फॉर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,500 इज, तो 10,000 को डिवाइड बाय 4 कर दिया गया और 2500 2500 2500 2500 4 बाय हाफ ईयरली, मींस आफ्टर एवरी 6 मंथ पेमेंट हुआ है, इसका रीपेमेंट हुआ है। लोन अमाउंट कितना है? 10,000।
डेट ऑफ लोन क्या है 1 अप्रैल 2001, डेट ऑफ लोन फिनिशिंग डेट है 31 मार्च 2003, यहाँ करेक्शन है 31 मार्च 2003, इस 2 साल के अंत में होगा। डिस्क्रिप्शन रीपेमेंट लोन स्टार्ट ऑन 38 सितंबर, मींस फर्स्ट रीपेमेंट होगा 38 सितंबर 2001, देन 31 मार्च 2002, देन 38 सितंबर 2002, देन 31 मार्च 2003। इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है 2500, इंटरेस्ट रेट कितना है 12%, ये आपका क्या हो गया कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट भी चार्ज क्वार्टरली, यहाँ पे स्टूडेंट को डाउट होता है कि से इंटरेस्ट चार्ज क्वार्टरली बट विल पेड हाफली, नहीं नहीं, चार्ज क्वार्टरली मीन्स पेड, चार्ज क्वार्टरली मीन्स पेमेंट भी उसका क्वार्टरली हो रहा है। तो इंटरेस्ट का जो पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअली पेमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑन क्वार्टरली बेसिस, बट इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट कर रहे हैं ऑन हाफ ईयरली बेसिस, करेक्ट। अप फ्रंट फी आपको दिया है 500, अब आपको कंप्यूट करना है इंटरेस्ट विद चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएल एवरी क्वार्टर एंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ 16.60%। तो 16.60 आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज एट मार्केट टर्म्स। तो कॉन्ट्रैक्ट इज एट मार्केट टर्म्स मीन जो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही आपका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। बट इस पॉइंट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। तो बड़ा आसान है, यहाँ पर देखिए जो फेयर वैल्यू होगा वो 10,000 होगा, बिकॉज इट इज एट मार्केट टर्म, तो वट एवर ट्रांजेक्शन प्राइस रिसीव दैट विल बी द फेयर वैल्यू। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितना 500, तो इसका इनिशियल रिकॉग्निशन होगा 10,000 माइनस 500 दैट इज 9,500। तो आपका जो पहला जनरल एंट्री हो गया वो क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी एट 9,500। गॉट दिस पॉइंट, करेक्ट, इतना समझ में आया। हैव यू अंडरस्टूड? नाउ कैन यू से अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बाय अप्लाइंग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके लिए आपको निकालना है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो। कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो तो निकालना जरूरी है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट इज पेड ऑन क्वार्टरली बेसिस, करेक्ट। तो देखिए जो प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट हुआ है वो ऑन हाफ ईयरली बेसिस हो रहा है, हाफ ईयरली बेसिस हो रहा है मीन्स 4 बार आपने पेमेंट किया 2 साल में। और जो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा क्वार्टरली बेसिस मीन्स आप पे करोगे 4 बार 1 साल में, फिर दूसरे साल भी 4 बार, तो 8 बार पेमेंट करोगे। तो पहले जो पहला क्वार्टर होगा जो Q1 होगा उसमें कहने से यू विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन विच अमाउंट 10,000, तो 10,000 का 12% कितना हुआ, तो 10,000 का 12% कितना होगा चेक कीजिए। तो 10,000 इंटू 12% वो हो गया 1200, डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, डिवाइड बाय 4 के 300, तो ये आ गया 300 यहाँ पर। सेकेंड क्वार्टर में भी कहने से वो 300 ही होगा, क्योंकि अभी तक आपने 2500 आप अंत में पेमेंट कर रहे हो, तो पूरे 10,000 में आपका क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। फिर आप क्या करोगे, डिमिनिशिंग बैलेंस में करोगे। अब आपका क्या हो गया 7,500 हो गया अमाउंट, तो 7,500 इंटू 12% कैलकुलेट करोगे, डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो ये आ जाएगा 225। तो फिर इंटरेस्ट कितना हो गया 225। फिर आपने 2500 का पेमेंट कर दिया, अब हो गया आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट 5,000, 5,000 का 12% निकालोगे तो 5,000 का 12% निकालोगे एंड डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो ये आएगा 150। तो ये आपका 150 Q1 एंड Q2 में हो गया नेक्स्ट ईयर का। फिर आपने 2500 का पेमेंट कर दिया, बचा 2500 का फिर से इंटरेस्ट निकालोगे, 2500 इंटू 12% डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो ये हो जाएगा 75। करेक्ट, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो हो गया। तो फर्स्ट क्वार्टर में आपने 300 का पेमेंट किया, सेकंड क्वार्टर में आपने पेमेंट किया 2500 प्लस 300 2800, फिर थर्ड क्वार्टर में 225, फिर फोर्थ क्वार्टर में 2500 प्लस 225, देन ऐसे आप निकाल सकते हो। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो हो गया, करेक्ट ना। नाउ यू विल फाइंड आउट व्हाट द सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। जो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करोगे एट एमोटाइज कॉस्ट बाय अप्लाइंग ईयर, तो एक एमोटाइज कॉस्ट टेबल बनाओगे, तो एमोटाइज कॉस्ट टेबल देखिए बन गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना जो 16.60% है दैट इज ऑन पर एनम बेसिस। तो क्वार्टरली क्या होगा, डिवाइड बाय 4 कर दो, या 16.60 करते हुए आपको इंटरेस्ट करना है, पेमेंट कर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर 3 मंथ फॉर ईच क्वार्टर। गॉट दिस पॉइंट, ये ध्यान रखना। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया 9,500। तो पहले क्वार्टर का इंटरेस्ट बाय अप्लाइंग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 9,500 इंटू 16.60% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, ये कितना आ गया, देखिए 394 आ गया अप्रोक्सीमेटली। देन कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो कितना हो गया 300 हो गया, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। फिर ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, फिर पेमेंट कर दो, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो 2800 हो गया। ये आपका एमोटाइज कॉस्ट हो गया सेकंड क्वार्टर एंड में। ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा थर्ड क्वार्टर के बिगिनिंग में,
फिर आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, इस तरह से आप कैलकुलेट कर लो। या आपका क्या हो गया, एमोटाइज कॉस्ट टेबल हो गया। तो आपको कैलकुलेट करने बोला था इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मेरे ख्याल से यही सेम एग्जाम में क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स के लॉलीपॉप क्वेश्चन है, करेक्ट ना। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हो तभी मार्क्स मिलेगा। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया है, बट कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, तो अवॉइड कीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक। यही मेरा आपको सजेशन है। गॉट दिस पॉइंट? आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। इसमें और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर रिमेनिंग डे, लव यू ऑल, बाय बाय।